हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आइए इस वीडियो में अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं और इस बार हम बेसिक कंसेप्ट्स लेंगे कि भाई ये जीएसटी में जो रिटर्न्स भरते हैं उसमें ये 1, 2 और 3 का क्या चक्कर है। ऑब्वियसली हम बाद में 1, 2 और 3 को एक एक करके भी लेंगे। अभी फ़िलहाल इन तीनों के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले कि जो जीएसटी लॉ है वो क्या कोशिश कर रहा है। देखिए, वो कोशिश कर रहा है सेल्फ कंप्लायंस प्रोसेस की। इस वर्ड को पकड़िएगा। व्हाट द जीएसटी लॉ इज ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू डेवलप अ सेल्फ कंप्लायंस प्रोसेस। देखो, इच्छा तो सबकी ही रहती है ना। मान लेते हैं तो वैसा हो गया कि क्या एग्जाम्पल लूँ जिसमें सब खुशी से अपना काम करें। ये ऐसा समझ लो कि जैसे एक स्कूल है और मैं जानबूझ के स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आप सब स्कूल तो ज़रूर ही गए हैं। कुछ में से आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कॉलेज में ना गए हों। तो स्कूल में जैसे ऐसा होता है ना कि भाई सब अपने आप आके फ़ीस जमा करा रहे हैं। सपोज़ उन्होंने एक डेट डिक्लेयर कर दी कि भाई जो भी बच्चे हैं वो हर महीने पहले 5 तारीख तक अपनी फ़ीस ला के जमा करा दो। और मतलब बहुत अच्छा हो और स्कूल वाले इसमें बहुत खुश होंगे कि भाई 5 तारीख तक जो है वो जितने भी बच्चे थे सब ने ला के अपनी जो है फ़ीस वो जमा करा दी। तो वो तो नेचुरली दे विल बी द हैप्पीएस्ट। उनको लगे वाह भाई वाह, ये तो मज़े ही आ गए, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि भाई हमें कुछ कहना नहीं पड़ा। 5 तारीख तक जितने भी बच्चे आए सब अपने अपने स्कूल में आके, मतलब स्कूल तो रोज़ आ ही रहे हैं, अपनी फ़ीस 5 तारीख तक जमा करा दी। किसी को रिमाइंडर नहीं देना पड़ा। कितना मज़ा आए नहीं। तो कुछ वैसा कंसेप्ट होता है सेल्फ कंप्लायंस। अब जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जितने भी शॉपकीपर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दुकानदार हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, शोरूम्स चला रहे हैं, जो भी, सरकार क्या चाहती है कि भाई अपना टैक्स ईमानदारी से हर महीने का अगले महीने जमा करा दो। पेशेंस नहीं है कि दे देंगे जी, वो कोई चक्कर नहीं है। जो सेल हो गई पैसा इकट्ठा करो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे कोई मतलब नहीं है। सपोज मेरी पूरे महीने की सेल्स 1 लाख है लेकिन मेरा खर्चा 1.5 लाख है, मुझे तो लॉस हो गया इस महीने। गवर्नमेंट कहती है देखो जी, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा काम तो बंद कर दो। आप अपने दिमाग में सोच सकते हो यार 1 लाख रुपए की सेल मैंने दिन रात मेहनत करके की, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया। अब इस कंसेप्ट के ऊपर फिर मैं ये कहूँगा कि मैंने इनकम टैक्स के अंदर जो वीडियोस बना रखी हैं उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट में समझाया है कि भाई गवर्नमेंट तो जो है बहुत तरह की सर्विसेज हमें देती है। डिफेंस की सर्विसेज देती है, स्ट्रीट लाइट चलाती है, पार्क्स बनाती है, सीवेज सिस्टम, वाटर सिस्टम बहुत गवर्नमेंट मेंटेन करती है। गवर्नमेंट की अपनी तरफ से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स भी हैं। ठीक है, वो सब कहानियाँ सुनाकर हम जस्टिफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम को। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच में पड़ जाएंगे कि भैया जीएसटी लॉ या कोई भी टैक्स लॉ में अब ये कह तो देते हैं सेल्फ कंप्लायंस प्रोसेस, इसी के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब सेल्फ कंप्लायंस प्रोसेस में यही प्रॉब्लम है ना कि आदमी दिमाग में ये सोचने लगता है यार पूरे महीने लगा के सेल करी मैंने, सप्लाईज की मैंने, ऐड की मैंने, दिन रात बैठा रहा, मेरे बच्चे जो है वो घर में अकेले थे, मान लेते हैं मैं ऑफिस में रहा, संडे को भी मैं छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहा हूँ नहीं, और उसके बाद जो कलेक्शन होगी महीने के एंड में उसमें गवर्नमेंट को वो भी नहीं 2-4% दे दिया, चलो जी 18%, 28%, इतना जीएसटी चाहिए। तो चुभता तो है भाई दिल में तीर, लेकिन क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो देना, नहीं तो चोर कहलाओगे। चोर कहलाने के साथ साथ इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टीज लगेंगी, जेल भी जा सकते हैं। तो अभी इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर तो अगर हम सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और शायद हो सकता है कि फिर हमारा पढ़ने में मन ना लगे, तो उस चीज़ को छोड़ दो। और वैसे भी हम तो अकाउंटेंट बन रहे हैं, देखा जाए वैसे तो ख़राब बात है, लेकिन देखा जाए तो लोगों पे जितने तरह के टैक्सेस लगेंगे और वो जितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे, अकाउंटेंट की लाइफ वैसे उतनी ही सुखी होगी। जैसे कहना नहीं चाहिए, एक रॉन्ग एग्जाम्पल है कि लोग जितने ज़्यादा बीमार पड़े डॉक्टर की लाइफ तो सुखी हो जाती है ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो देखा जाए वैसे एज एन अकाउंटेंट जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, अकाउंट्स प्रोफेशनल, जीएसटी प्रोफेशनल, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं ना कहीं कुछ ना कुछ आप इस लाइन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखा जाए तो वैसे ये है कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं इसीलिए तो अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है। अब ये जीएसटी के अंदर ही कितने प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट बन गई। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट इसको समझ रहे हैं तो अब उस एंगल से इसको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ें। और फिलहाल मैं वापस अपने सब्जेक्ट पर आता हूं कि भाई सेल्फ कंप्लायंस प्रोसेस गवर्नमेंट चाहती है कि लोग खुद ही ईमानदारी से अपनी रिटर्न्स भर दें, अपना टैक्स दे दें। वो अपनी स्टेटमेंट्स ऑफ सप्लाई जो उनका बनता है एंड परचेजर्स ऑथेंटिकेट सच सप्लाईज, यानी कि वो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया एक दूसरे में।
अब मैं आपको इसका फंडा बताता हूँ इन्होंने क्या करा है। इन्होंने, अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज तो मुझे लिखनी पड़ेगी, मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ तक पढ़ाना है इस वीडियो में, मैं इसके नीचे अपनी पर्सनल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ऊपर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो लिखी हुई है, ठीक है ना। पर्सनल लैंग्वेज क्या है कि इन्होंने ये कहा है कि जो भी आपकी मंथली सेल्स हैं, जिसको इन्होंने सप्लाईज़ का नाम दे दिया, या कहें जिसको आउटवर्ड सप्लाई का नाम दे दिया, नेचुरली जब बाहर जा रही है तो आउटवर्ड होगी ना सेल्स, ठीक है। उसके लिए इन्होंने कह दिया कि यू इन्फॉर्म बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। बेसिकली फंडा ये है कि जो भी आपकी मंथली सेल्स हैं, जिसका नाम सप्लाईज या आउटवर्ड सप्लाई कर दिया, आपको क्या करना है कि अगले महीने की 10 तारीख तक उसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है, बात खत्म। ये फंडा है। 10 से पहले आप खुद ही अपलोड कर रहे हो तो अपलोड करने से पहले आप चेक कर लो अपने सारे, जिसको कहेंगे इनवॉइसेस को, वाउचर्स को, जो भी है, टैक्स इनवॉइस इन्होंने नाम दिया ही हुआ है। अब टैक्स इनवॉइस अपलोड करने से पहले चेक करके ही भरो, दिक्कत क्या है, गलती होगी ही नहीं। जब एक चीज़ ऑनलाइन भर रही है, बिल्कुल कॉशियसली, ध्यान से हर सेल को, हर सप्लाई को आप उसमें चढ़ाओ। प्रोसेस में सिखाऊंगा आपको सारा कैसे होना है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है इतना। तो ये मंथली सेल्स का इन्होंने जो है एक प्रोसेस बना दी कि भाई आप 10th तक भरो। अच्छा, उसके बाद कहानी क्या है, कहानी नंबर 2, भाई आपने 10 तारीख तक रिटर्न भर दी, इसका नाम इन्होंने बना दिया भाई पहली रिटर्न। अब मैं इसके आगे इसका फॉर्मेट वो बना देता हूँ ना, कि भाई आपको ये क्लियर हो गया कि ये क्या हुआ, ये हो गया GSTR 1। अच्छा, उसके बाद जब आपने GSTR 1 भरी, अब इसमें मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू सोल्ड गुड्स टू 3 persons, ऐसे ले लो, ठीक है ना, A, B एंड C। आपने 3 लोगों को भरा। अब रूल ये कहता है कि योर सेल्स विल बी परचेजेस ऑफ A, B एंड C। ये तो मानते हो ना आप। मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ बात को समझाने के लिए कि आपने पूरे महीने में, मान लेते हैं, 3 लोगों को सेल की। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है आपने 3000 लोगों को सेल की हो, 3 लाख लोगों को सेल की हो, फिलहाल मान लो 3 लोगों को सेल की। A, B और C को आपने सेल की है। अभी मैं फिलहाल इस एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ रहा हूँ कि आपने 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जो है वो सेल की, और now you sold goods to these 3 persons, A, B and C, and your sales will be the purchases of A, B and C. Obviously आपकी सेल से तो उनकी परचेजेस हो गई। now रूल ये भी कहता है कि during 11th to 15th, 11 से 15 तारीख के बीच में, you will automatically get details of your purchases. Inform GSTR to A। ध्यान से समझिएगा, मैं सप्लायर हूं नीरज गुप्ता, मैंने सेल की, अगले महीने की 10 तारीख तक मैंने GSTR 1 भर दी, और मैंने पूरे महीने में 3 सेल्स की, A, B और C को, 3 लोगों को माल बेचा। तो जो A, B और C हैं, अगर हम अब उनके ऑफिस में पहुंच जाएं, मैंने तो भर दिया, अपना काम कर दिया 10 तारीख तक, तो A, B और C के अगर हम ऑफिस में जाएंगे तो उनके पास ऑटोमेटिकली एक इन्फॉर्मेशन होगी कि भैया नीरज गुप्ता से उन्होंने सामान खरीदा है, और वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी GSTR 2A में। तो अभी फिलहाल नीरज गुप्ता को छोड़ के अगर मैं मिस्टर A की या मिस्टर B या मिस्टर C की बात करूं, तो उनके पास क्या फॉर्म पहुंचा होगा, GSTR 2A। बात समझ पा रहे हैं? मैंने अपनी सेल्स दिखाई तो ऑब्वियसली दूसरे को उसकी सेल, मैंने अपनी सेल दिखाई तो दूसरे को ऑटोमेटिकली अपनी परचेज दिखी। नाउ इसको मैं अगले पेज पे ले लूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। नाउ अब होगा क्या, मैं एक एग्जांपल अब ओनली मिस्टर ए को लेके चल रहा हूं। सपोज मैं टेक मिस्टर ए ओनली, अभी मैं मिस्टर ए का एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने 3 लोगों को बेचा था, A, B और C। नाउ मिस्टर ए क्या करेगा, सपोज
मिस्टर ए विल एक्सेप्ट his purchases and will file GSTR2। अभी मैं केस ले रहा हूं मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने क्या किया था, मुझसे सामान खरीदा था, मैं नीरज गुप्ता हूं, मैं सेलर हूं, मैंने 10 तारीख तक अपनी रिटर्न भर दी, मैंने ए बी और सी 3 लोगों को सेल की, ये दिखा दी, सरकार को बता दी। इधर अब मैं मिस्टर ए के ऑफिस पहुंच रहा हूं, तो वहां क्या पोजीशन है कि 11 से 15 तारीख के बीच में इसके पास GSTR2A में इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई तुमने नीरज गुप्ता से इतना सामान खरीदा। उसने कहा हाँ मैंने खरीदा था, उसने एक्सेप्ट किया, उसका काम खत्म हो गया। मान के चलो उसने सारा सामान मुझसे ही खरीदा था, फिर बात खत्म होगी ना। अगर मैं ये कहूं कि औरों का भी खरीदा था तो ऑब्वियसली फिर 2A में और सप्लायर्स की भी इंफॉर्मेशन आएगी जो उसने परचेजेस की। फिलहाल हम एक सिंपल केस लेते हैं कि मिस्टर ए ने नीरज गुप्ता से ही सामान खरीदा था, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपनी परचेजेस की इंफॉर्मेशन भर दी। याद रखिएगा परचेजेस क्या होता है, इनवर्ड सप्लाईज। अब आपको दो चीजें समझ में आएंगी, एक GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो नीरज गुप्ता ने भरी, और GSTR2 इनवर्ड सप्लाईज 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो मैंने अभी जो एग्जांपल दे रहा हूं ऊपर, उसमें मिस्टर ए ने भरी। ऑब्वियसली मिस्टर ए ने कुछ सेल्स भी तो की होंगी, सर मेरे से सामान एम खरीद के सजा के थोड़ा रख लिया, और अगर नहीं भी सेल्स की होगी तब भी नील रिटर्न भी भरनी होती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मिस्टर ए ने भी GSTR1 भरी होगी, उसने भी तो कुछ सेल की होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मिस्टर ए की बात करूं तो उन्होंने अपनी GSTR1, उन्होंने अपनी सेल, मिस्टर ए ने जो सेल्स की, किसी को भी की हो, रमेश को, सुरेश को, महेश को, है ना, सीता को, गीता को, जो भी सेल्स की हैं वो तो उसके पास होगी ना अपनी इंफॉर्मेशन, वो अपनी GSTR1 भर देगा, 2A उसके पास ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके आ जाएगी और उसके बाद उसको वो एक्सेप्ट करके GSTR2 भरेगा। बस ये प्रोसेस है। अब नीरज गुप्ता की बात करते हैं। नीरज गुप्ता ने 10th तक जितनी भी सेल्स थी वो दिखा दी। उसने भी तो कहीं से सामान खरीदा होगा, अगर उसने अपने घर में ही बनाया है, कुछ भी इनपुट नहीं लिया तो बात अलग है, नहीं तो अगर उसने घर में भी बैठ के कपड़ा सिया था तो कहीं से क्लॉथ तो खरीदा होगा। कहने का मतलब है गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम करके चलती है भाई कोई भी आदमी अकेला तो बिजनेस कर नहीं रहा, हर आदमी कुछ सामान ले रहा है, कुछ दे रहा है। तो अगर मैं नीरज गुप्ता की बात करूं, उसने 10th तक अपनी सेल दिखाई, अब उसने जो परचेजेस की उसके पास भी फॉर्म 2A आया होगा, वो उसने एक्सेप्ट करके 2 भरा, और बेस्ड ऑन 1 and 2 ऑटोमेटिकली रिटर्न 3 बन जाती है। यानी अगर देखा जाए तो जो रिटर्न 3 है, अब मैं चाहे वो नीरज गुप्ता की बात करूं या मिस्टर ए की, जो रिटर्न 3 है GSTR3, दैट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ GSTR1 क्या थी, सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज, एंड GSTR2 क्या थी, परचेजेस, इनवर्ड सप्लाईज। तो जो रिटर्न नंबर 3 है वो तो कंप्यूटराइज ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी। अगर आपने अपनी सेल दिखा दी, आपने अपनी परचेज दिखा दी, तो रिटर्न 3 अपना बन जाएगी, सेल्स माइनस परचेजेस कह लो या कैसे भी समझ लो कि भाई टोटल आपका कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। सेल्स पे जो टैक्स है वो आउटपुट टैक्स है, परचेज पे जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स है, जो डिफरेंस है वो आपको देना है। अगर आपकी सेल पे टैक्स बनता है 1 लाख, परचेज पे आपने टैक्स दिया है 70,000, डिफरेंस 30,000 और देना है। ये एक तरह से रिटर्न 3 आपको ऑटोमेटिकली बता देगी, उसको आप पे कर दो, खत्म हो गई बात। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ GSTR, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ GST रिटर्न्स। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको GST की रिटर्न्स के बारे में आगे की सारी वीडियोस बिल्कुल सिंपल लगेंगी। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, अब ये चल रही है आगे तक भी, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। मैंने बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में आपको भी बताया है, जो अभी एग्जाम्पल लिया। अगर ये एक बार आपने पकड़ लिया, चाहे मेरी वीडियो ये 2 बार देखनी पड़ जाए, 3 बार देखनी पड़ जाए, इसके आगे की सारी वीडियोस एकदम सिंपल हैं। उनमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है भाई कौन सी वीडियो कब मतलब कौन सी रिटर्न कब भरनी है, उसमें क्या डेटा लिखना है। वो ये जो 1 के बाद दूसरे के पास ऑटो पॉपुलेट होकर जाएगी 2A, फिर 2A एक्सेप्ट करके वो भरेगा 2, और 1 और 2 के बेसिस पे ऑटोमेटिकली बन जाएगी 3। बस इतना अगर आप समझ लें
चाहे मुझसे समझ लें, दोबारा से फ़ोन करके समझ लें, जैसे भी, एक बार अगर आपने ये कंसेप्ट जीएसटीआर का पकड़ लिया, आपको किसी भी जीएसटीआर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हाँ, टेक्निकल कंसेप्ट तो होते ही हैं किसी भी चीज़ में, वो मैं समझा लूँगा धीरे धीरे। अब ये बस ये 1, फिर प्रोसेस 2A, बात समझ रहे हैं, 2A के बाद फिर उसने एक्सेप्ट किया 2, और फिर आगे भर के चली गई 3। ये कंसेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। चलिए देखें कितनी मिनट की होगी वीडियो, करीब हो गई है 15-17 मिनट की। लेकिन चलो मैं ये पैराग्राफ जो है अभी पूरा ही करता हूँ, जो हम इसमें हमने ऊपर लिया। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। यहाँ मैंने शुरू में आपको बताया कि भाई हम सेल्फ कंप्लायंस प्रोसेस पे चलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई दिखाएंगे, परचेजर उसको ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट करने का मतलब मैंने आपको बोला ना, 2A जब आप भरोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा ना उसको, तभी तो ऑथेंटिकेटेड होगी। Now it is obligation of a person to furnish his details in GSTR 1, बिल्कुल ठीक है। He should match the data of his purchases, inward supplies, auto populated, ये वर्ड मैं बोल रहा था उस समय, आई होप कि आपको ये कैच कर गए होंगे मेरे मुंह से जो वर्ड निकला था, ऑटो पॉपुलेटेड। इसका क्या मतलब है, जो हम सेल्स करते हैं वो सारे दुकानदार खुद भरेंगे, लेकिन जो मैंने सेल की वो दूसरे के लिए परचेज है, जो मैंने सेल की वो दूसरे के लिए परचेज है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली उसको दिखेगी। जो मैंने सेल की वो दूसरे के लिए परचेज है, वो चीज़ उसको ऑटोमेटिकली दिखेगी। किस में दिखेगी, 2A में। तो 2A कच्ची रिटर्न है, उसको आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ सही है, तो वो 2 बन जाएगी। इन इज GSTR 2A एंड मॉडिफाइड एंड न्यू इनवाइसेस इफ नॉट फाइल्ड, कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है तो आप उसमें फिट कर दोगे, और फाइनली आपकी बन के तैयार हो जाएगी GSTR 2A, सॉरी 2। दूसरे दुकानदारों की सेल्स के बेसिस पर आपको मिल जाएगी रफ 2A, एक तरह से ही समझ लो। उसको आप एक्सेप्ट करो, मॉडिफाई करो, किसी एक चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपनी रिटर्न भर दोगे 2। 1 तो आप हर एक आदमी ने अपने हिसाब से अपनी सेल्स दिखानी है, 2 दूसरे के हिसाब से जो परचेजेस की इन्फॉर्मेशन आई उससे भरनी है, और 1 और 2 को मिला के ऑटोमेटिकली बन जाएगी 3। इसमें है ना, ही शुड पे द टैक्स लायबिलिटी जनरेटेड बाय GSTR 3, जो उसकी लायबिलिटी बनती है वो उसको देनी है। अवेल करो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसके ऊपर देखो, मैं पहले अकाउंटिंग भी बता चुका हूँ, इसके ऊपर मैं कंसेप्ट्स भी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा अच्छे से क्लियर है। नेचुरली इसके लिए आपके पास ITC लेजर है, उसको आप यूज़ करो, और विच इज़ सब्सिक्वेंटली वैलिडेटेड फ्रॉम द टैक्स पेड बाई सप्लायर। नेचुरली जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, उसमें जिससे आपने सामान खरीदा है, जिसको आपने टैक्स दिया था, उसके ऊपर भी ये ड्यूटी है कि वो टैक्स जमा करा दे। अगर उसने टैक्स जमा नहीं कराया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने लिया है वो रिवर्स हो सकता है। एक कॉमन रिटर्न है, अलग से नहीं है। ये सब टर्म्स मेरे ख्याल से अब आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैं बार बार उसी चीज़ को क्लेम कर रहा हूँ। यू नो देयर इज़ अ कॉमन रिटर्न फॉर सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटर स्टेट GST, है ना, जिसको इंटीग्रेटेड GST नाम दिया है। तो इस तरह की जितने भी हैं, ये जितनी भी आपके लायबिलिटीज़, फॉर्म 3 में 2 हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट जो है 3 का, जो फॉर्म नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है पार्ट A, उसके अंदर आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट होती है, और पार्ट B में आप उस लायबिलिटी को पे करते हो, चाहे आप उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करो, चाहे आप अपना कैश लेजर यूज़ करो, है ना। और रिटर्न किसको भरनी है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मैंने आपको GST कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि 20 लाख से ऊपर जिसकी टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके लिए तो कंपलसरी है, यानी उसको तो रजिस्ट्रेशन जब उसने करवाना ज़रूरी है तो वो रिटर्न भी भरना उसके लिए ज़रूरी हो गया, बात ख़त्म हो गई। अब जिसकी 20 लाख से कम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसको प्रॉब्लम आएगी कि वो जो भी सामान खरीद रहा है टैक्स तो दे रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल नहीं रहा। तो ऐसे में कुछ दुकानदार जो 20 लाख से कम वाले हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसने 20 लाख से कम पे भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो क्या उसको GST लगेगा? द आंसर इज यस। जब रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन तो लगेगा, और आई एम सॉरी GST तो लगेगा ही, तो उसको भी रिटर्न भरनी जरूरी है। कहने का मतलब है जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी, इवन नील रिटर्न इज रिक्वायर्ड। आप बोलते हो मैंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया लेकिन मेरी दुकान चली ही नहीं, एक भी कस्टमर आया नहीं पूरे महीने। पहली बात तो ऐसा होता नहीं, बट मान लो चलो कि आपने कोई काम खोला था लेकिन कोई डिस्प्यूट पड़ गया, फिर वो रजिस्ट्रेशन तो करा लिया था, लड्डू वड्डू बांट दिए थे मुहूर्त करके, उसके बाद ही कुछ झगड़ा हो गया, दुकान बंद पड़ी 1 महीने से, कोई सेल हुई नहीं। लेकिन अब आप क्योंकि रजिस्टर्ड हो गया तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाओ।
लेकिन जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक आपको रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी। सो नील रिटर्न्स इज रिक्वायर्ड इवन इफ देयर इज नो बिजनेस। ठीक है ना, तो ये सब मैंने आपको समझा दिया। बाकी शेड्यूल के बारे में और डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आई होप कि यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया क्लियर है। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, कोई भी चीज़ समझ में ना आए आप सबसे पहले अपने असाइनमेंट को रेफ़र करें जो आपको बुकलेट दी गई है। फिर नहीं समझ में आता आप वीडियो को रेफ़र करें, फिर नहीं समझ में आता आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें।